नमस्कार, मैं हूं आकाश शाह और आप देख रहे हैं ज्ञान गगन। आप इंटरनेट का डेली यूज़ करते होंगे, जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो देखना, व्हाट्सएप पर चैट करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ पोस्ट करना या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना। ये सारे काम आप इंटरनेट की हेल्प से डेली कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इंटरनेट क्या है और कैसे काम करता है? इसका मालिक कौन है और पूरे विश्व में इसे कौन चला रहा है? तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर एंड नेट। इंटर का मतलब आपस में होता है और नेट का मतलब जाल से है। इसे हिंदी में अंतरजाल कहा जाता है। मतलब ये कि एक ऐसा जाल जो आपस में जुड़ा हो। तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से वायर के थ्रू या वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपस में डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए जोड़ते हैं, तब एक नेटवर्क का निर्माण होता है और उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। इसी तरह वर्ल्ड के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को, जिसमें कि करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं, को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट में बहुत सारे नेटवर्क्स का ऐसा जाल होता है जो पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स को एक समय में एक दूसरे से जोड़े रखता है। और अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। जब हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो हम भी इस विशाल ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा हो जाते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए हर एक कंप्यूटर की एक अलग पहचान होती है, जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को इंटरनेट पे पहचाना जाता है। इस यूनिक आइडेंटिटी को आईपी एड्रेस कहा जाता है, जो एक प्रकार से कंप्यूटर का एड्रेस होता है, जो कि कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। आईपी एड्रेस मैथमेटिकल नंबर का एक यूनिक सेट होता है जो कुछ इस तरह दिखता है। आईपी एड्रेस कंप्यूटर की लोकेशन को बताता है और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम सर्वर यानी डीएनएस के द्वारा एक नाम दिया जाता है जो उस आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे youtube.com, google.com एक डोमेन नेम है जो किसी कंप्यूटर की लोकेशन का नाम है, जिसे डोमेन नेम सर्वर एक आईपी एड्रेस यानी कंप्यूटर से जोड़ देता है। अब इंटरनेट से जुड़े इन सभी कंप्यूटर्स को इनके काम के आधार पर दो प्रकार में बांटा जाता है। एक को सर्वर कंप्यूटर कहते हैं और दूसरे को क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें सर्वर कंप्यूटर्स डेटा प्रोवाइड करने का काम करते हैं और क्लाइंट कंप्यूटर उन कंप्यूटर्स को कहते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से सर्वर से जुड़कर डाटा प्राप्त करते हैं। तो इंटरनेट सर्वर कंप्यूटर्स और क्लाइंट कंप्यूटर्स का एक बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है। जिन कंप्यूटर्स को सर्वर कंप्यूटर्स बनाया जाता है उनमें उनके काम के आधार पर बहुत सारा डेटा स्टोर किया जाता है, जिसे क्लाइंट कंप्यूटर्स के द्वारा एक्सेस किया जाता है। जैसे कि हम लोग, जो कि अपने फ़ोन या कंप्यूटर का यूज़ इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए या फिर इंटरनेट की कई सर्विसेज जैसे ऑडियो, वीडियो या कोई इमेज देखने सुनने के लिए करते हैं, तब हम सर्वर कंप्यूटर से ही डेटा रिसीव कर रहे होते हैं। इसलिए इंटरनेट में हमारे कंप्यूटर को क्लाइंट माना जाएगा। जब क्लाइंट को किसी वेब कंटेंट की ज़रूरत होती है, तब क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर से कनेक्शन बनाकर सर्च किए गए वेब कंटेंट को प्राप्त करता है। इंटरनेट पर हम जितना कुछ भी देखते हैं, जैसे वेबसाइट, वीडियोस, इमेजेस, सॉन्ग्स, मूवीज़, ये सभी किसी न किसी सर्वर पर स्टोर होते हैं। तो जब हमें इन चीज़ों को देखना होता है, तब हमारा कंप्यूटर या फ़ोन उस सर्वर से आईपी एड्रेस की हेल्प से कनेक्शन बनाता है, जहां पर वो डेटा स्टोर होता है और आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमारा कंप्यूटर या फ़ोन हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उस सर्वर से डेटा रिसीव करके हमें दिखाता है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं, और शायद आप भी, कि इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि हम जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं वो किसी सैटेलाइट से नहीं, बल्कि फ़ोन टावर के रेडियो वेव सिग्नल्स और वायर्स पर काम करता है। और इसमें भी बहुत छोटा सा भाग हमारे नज़दीक लगे किसी फ़ोन टावर से रेडियो वेव्स के थ्रू हमें रिसीव होता है। बाकी पूरा का पूरा इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में फैले ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा हम तक पहुंचता है। हालांकि इंटरनेट को सैटेलाइट के माध्यम से भी चलाया जाता है, लेकिन पूरा इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं चलता। इंटरनेट अपने शुरुआती समय में सैटेलाइट से चलता था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है और इसमें डेटा भी स्लो लोड होता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे इंजीनियर्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी खोज निकाली जिससे हम आज फास्ट इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल फाइबर केबल की।
ऑप्टिकल फाइबर केबल को सबमरीन केबल भी कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करने से इंटरनेट की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। लगभग 8 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल अभी तक समुद्र में बिछाई जा चुकी है और पूरे वर्ल्ड में 90% इंटरनेट इसी केबल से चलता है। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है और ना ही ये किसी व्यक्ति या किसी भी देश की सरकार या किसी सरकारी एजेंसी के अधीन है। इंटरनेट एक फ्री नेटवर्क, एक फ्री सर्विस है, लेकिन फिर भी इसे यूज़ करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसे आगे समझेंगे। दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने में या फिर बोलें कि इंटरनेट को सभी कंप्यूटर्स तक पहुंचाने में मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में बटी कंपनियों का योगदान होता है, जिन्हें हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां कहते हैं। इन 3 तरह की कंपनियों को टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 कैटेगरी में रखा जाता है। टीयर 2 कंपनियां गवर्नमेंट के टेंडर से समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल या सबमरीन केबल को बिछाकर सभी देशों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि कैसे दुनिया के बहुत सारे देश ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े हुए हैं। भारत के केस में इस ऑप्टिकल फाइबर का एक एंड समुद्र में मुंबई में और बाकी चेन्नई, तूतीकोरिन और केरल के कुछ भाग में है। तो इंटरनेट को चलाने के लिए ये सबसे पहला फेज़ होता है। अगर ये ना हो तो इंटरनेट बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। इन टीयर 1 कंपनियों की पहुंच वर्ल्ड लेवल पे होती है, इसलिए ये इंटरनेट का बैकबोन कहलाते हैं। टीयर 1 कंपनियों का एग्जांपल है जैसे टाटा कम्युनिकेशन, AT&T, स्प्रिंट, NTT, सिंगटेल और वेरिजॉन जैसी कंपनियां। इसके बाद टीयर 2 कंपनियां आती हैं। टीयर 2 कंपनी टीयर 1 कंपनी के ऑप्टिकल फाइबर से अपनी नेटवर्क केबल को जोड़कर कनेक्शन को देश के अंदर पहुंचाती हैं। अपने देश में टीयर 2 कंपनियों का एग्जांपल है रिलायंस जियो, एयरटेल, VI और BSNL। टीयर 3 कंपनियां सबसे निचले स्तर की कंपनी होती है। इनका काम टीयर 2 कंपनियों से इंटरनेट डेटा खरीद कर गाँव और कस्बों में मौजूद घरों और कार्यालयों जैसे कार्य क्षेत्रों तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाना होता है। अब क्योंकि टीयर 1 ISP कंपनियों ने बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके समुद्र में इतने बड़े केबल नेटवर्क को बिछाया है और वही इसकी मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस देखती हैं, तो ये टीयर 1 कंपनियां पैसे कमाने के लिए टीयर 2 ISP कंपनियों को प्रति GB के हिसाब से डेटा बेचती हैं। तो जिस प्रकार हम अपने मोबाइल में GB के हिसाब से इंटरनेट डेटा खरीदते हैं, उसी प्रकार टीयर 3 की कंपनियां टीयर 2 से और टीयर 2 की कंपनियां टीयर 1 की कंपनियों से डेटा खरीदती हैं। तो इसलिए टीयर 3 और टीयर 2 की कंपनियां अपने कस्टमर से डेटा के हिसाब से चार्ज वसूल करती हैं। बड़े और छोटे शहरों में टीयर 2 ISP कंपनियां लैंडलाइन ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा अपने टावर को टीयर 1 ISP से कनेक्ट करके रखती हैं और वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट की सेवा हम तक पहुंचाती हैं, जिसके लिए वो लोगों से डेटा प्लान के अकॉर्डिंग चार्ज वसूल करती हैं। अब मैं आपको थोड़ा इंटरनेट डेटा का गणित भी समझा देता हूं। इंटरनेट डाटा एक तरह से इंटरनेट कनेक्शन मापने की चीज़ है। जिस तरह हम इलेक्ट्रिक मीटर में इलेक्ट्रिक कंजप्शन को यूनिट में नापते हैं, ठीक उसी प्रकार इंटरनेट कंजप्शन को MB या GB में मापते हैं। अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट डेटा की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से 1 GB का इंटरनेट डेटा रिचार्ज कराते हैं, तब 1 GB ख़त्म होने के बाद इंटरनेट कनेक्शन भी बंद हो जाता है, जब तक कि फिर से डेटा का रिचार्ज ना किया जाए। इंटरनेट का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इंटरनेट का आविष्कार अमेरिकी सेना के लिए किया गया था। इसके इन्वेंशन में कई साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड प्रोग्रामर्स का हाथ है। इंटरनेट की शुरुआत अमेरिकी सेना द्वारा पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग में की गई थी। इसके लिए सन 1957 में अमेरिका ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ARPA की स्थापना की थी। जिस समय अमेरिका में शीत युद्ध शुरू हुए थे, उस समय अमेरिकी सेना एक अच्छी और ट्रस्टेड संचार सेवा बनाना चाहती थी, जिसके लिए सन 1969 में ARPANET को बनाया गया। ये शुरुआत में 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। इसके बाद जब इंटरनेट ने सही तरह से काम करना शुरू कर दिया, तब इस नेटवर्क में सन 1972 में और ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ा गया, जिसमें कंप्यूटर की संख्या 37 हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार बढ़ने लगा और यह नॉर्वे और इंग्लैंड तक फैल गया। There have been 2 major ideas within the computing community within the last decade. The first, because of Internet. Internet is a growing grid of independent computer networks interlaced. It's evolved from a U.S. military bulletin.
इसके बाद सन 1974 में ARPANET को सभी सामान्य लोगों के लिए भी शुरू कर दिया गया, जिसे टेलनेट का नाम दिया गया। Advocated very hard at the beginning of the decade. The key thing that was being observed was that there was a lot better way to interact with a computer. सन 1900 तक इसका नाम इंटरनेट हो चुका था। सन 1993 में CERN के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन को मैनेज, डिस्प्ले या एक्सेस करने के लिए HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इसका एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब इंटरनेट को समान लोगों के लिए शुरू किया गया तो इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए। इन नियमों को प्रोटोकॉल कहते हैं, जिन्हें TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। अगर भारत में इंटरनेट की बात करें तो भारत में 14 अगस्त सन 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंटरनेट सर्विस को सभी सामान्य लोगों के लिए शुरू कर दिया गया था। तब इंटरनेट का इस्तेमाल महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया गया था और इसकी स्पीड मात्र 8 से 10 kbps थी। जब भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तब इससे मात्र 20 से 30 कंप्यूटर ही जुड़े थे और इंटरनेट कनेक्शन का खर्च भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल आने के बाद इंटरनेट की स्पीड काफ़ी बढ़ गई। फिर बाद में नेशनल लेवल की कुछ कंपनियों ने इस ऑप्टिकल फाइबर वाले नेटवर्क को पूरे देश भर की ज़मीन में फैलाया। इसे पूरे भारत में पहाड़ों के ऊपर से, ज़मीन के नीचे से, जहाँ से भी हो सके इन ऑप्टिकल फाइबर को पूरे देश भर में फैलाया गया, जिसकी वजह से देश में आज इंटरनेट सभी की पहुँच में है। सो आई होप कि इंटरनेट की ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने इंटरनेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरनेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।